नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। और आज सत्ता के महासंग्राम में बात होगी एनडीए की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के रूप में, नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। और आज जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने फिर दोहराया है कि जो अखबारों में, चैनल्स में जो खबरें चल रही हैं उन पर भरोसा मत कीजिए। उन्होंने अपने सांसदों से कहा ये सब गपबाजी है, कौन मंत्रिमंडल में होगा कौन नहीं होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अब मेरे हस्ताक्षर से भी फर्जी आदेश जारी हो जाते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि जो मोदी को जानते हैं वो मानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। और एनडीए ने आज खुलकर समर्थन किया। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वो मंत्रिमंडल मांग रहे हैं, लोकसभा में अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, चिराग पासवान हों, पवन हों, तमाम, चाहे शिंदे हों, अजीत पवार हों, जिस तरह से मोदी को समर्थन दिया, जिस तरह से तारीफों के पुल बांधे, तो लगता है कि एनडीए वैसे ही काम करेगी जिससे पिछले 2 कार्यकाल से करते आ रहे हैं मोदी। जो विश्वास दिखा, तो अब मोदी 3.0 में क्या करने जा रहे हैं, इस बैठक के क्या मायने हैं, उसमें जो चर्चा हुई है उसके क्या अभिप्राय हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। तो आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। एनडीए की आज बैठक, प्रभु जी क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, एनडीए की बैठक आज होना, मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाना, ये तो 2 दिन पहले ही तय हो गया था। लेकिन इस पूरी बैठक का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो वो है कि प्रधानमंत्री ने ये साबित करने की बार बार कोशिश की है कि वो गठबंधन की सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे। ये एनडीए गठबंधन जो है पूरा एक सबके समर्थन से काम करेगा, सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा, राज्यों के विकास के काम होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा था, एक ये कोशिश स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो नरेंद्र मोदी अब वैसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे पिछले 2 कार्यकाल में किया है। तो मोदी ने कहा कि वो जो ट्रेलर 10 साल में लोगों ने देखा, अब उनको फिल्म दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी स्कीम्स गिनाई, विकसित भारत का पूरा अपना संदेश दिया उनने, किस तरीके से वो आगे काम करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड देने की योजना जल्दी इंप्लीमेंट की जाएगी, 3 करोड़ और घर बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। तो जो अपनी स्कीम्स हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया। और एक बड़ी बात जो उन्होंने ये कहा गठबंधन को लेकर कि ये ऑर्गेनिक अलायंस है। आप इस शब्द का मायने समझिए, ऑर्गेनिक अलायंस यदि कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक जैविक होता है, ऑर्गेनिक प्राकृतिक होता है। हमने अभी तक ऑर्गेनिक अनाज सुना था, ऑर्गेनिक फल सब्जियां सुनी थी, ऑर्गेनिक खेती सुनी थी। कह सकते हैं है एक तरह से। हाँ, राजनीति में उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ऐसा है जिसमें कोई भी किसी को हानि पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। जो गठबंधन के सहयोगी हैं ये उनके लिए उपयोगी है, जो और बाहर हैं उनके लिए भी उपयोगी है, देश के लिए उपयोगी है। यहाँ पर कोई किसी को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। तो ये जो भरोसा जगाने का जो काम था, आप देखिए मोदी जी के बोलने के पहले नीतीश कुमार ने, जो चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तीसरे कार्यकाल में और बेहतर प्रधानमंत्री काम करेंगे। उनने दक्षिण में उनके राज्य में जो चुनाव प्रचार किया मोदी जी ने, वो गिनाया। और दुनिया भर में जो मोदी के नेतृत्व में छवि निर्मित हुई है उसकी बात की उनने। ये भी कहा कि 3 महीने आराम नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। उनने ये भी कहा कि जो इधर उधर चले गए हैं चुनाव में, तो अगली बार जब चुनाव होगा तो उनको भी हम जीत कर लाएंगे। तो एक भरोसा दिलाने का उनने काम किया। एक नाथ शिंदे, जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो उद्धव के गुट के साथ उनके लोग मिल सकते हैं, क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो उनने भी कहा कि ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। तो एक तरीके से ये कहें कि गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी, उसकी रूपरेखा आज यहाँ संसद के सेंट्रल हॉल से जो रखी गई है, संविधान भवन से, संविधान भवन नाम दिया गया। और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान को ही उठाकर प्रणाम किया और वहाँ से अपनी बात शुरू की। इस पूरे गठबंधन में यदि हम देखते हैं, एक भी सदस्य था उसमें, तो वो अपनी जो बात कर रहा था प्रधानमंत्री को लेकर, जो विश्वास जता रहा था, वो एनडीए का गठबंधन का जो है, वो कह सकते हैं कि इतना मजबूत फेविकोल का जोड़, जो एक विज्ञापन चलता है ना, कह सकते हो आप कि जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि कैसे काम करेंगे। उन्होंने फ्री हैंड दिया है, किसी ने कोई शर्त जैसी कोई लग नहीं रहा था किसी के चेहरे पे। बोले जो आप काम करते आ रहे हैं वैसे काम करिए। और मोदी ने कहा जो गारंटियाँ दी थी उसमें किसी तरह से समझौता नहीं। और एक खास बात और है इसमें प्रभु जी, जो भाषण में मुझे देखने को मिली, शायद आपने भी गौर किया होगा, उन्होंने विपक्ष को भी संदेश दिया है
कि आप राष्ट्र विरोधी मत बनिए। आप लोकसभा में, संसद में यदि बहस करते हैं तो राष्ट्र विरोधी मत, हमारे विरोधी हो सकते हैं आप, लेकिन वहाँ हम साथ मिलकर चलेंगे। मैं किसी से पक्षपात नहीं करूँगा, मेरी सरकार किसी से पक्षपात नहीं करेगी कि फला दल का सांसद है, विपक्षी दल का सांसद है। हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, 5 से नहीं 3 उस पर लेकर आएंगे हम। जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे, गारंटी, जो आपने भी जिक्र किया कि 70 साल से ऊपर वालों को मुफ्त इलाज की बात की, उन्होंने मकान देने की बात की, उन्होंने देश की आर्थिक विकास की बात की, और साथ साथ ये भी गिनाया कि किस तरह से विपक्ष ने किस तरह के हथकंडे अपनाए थे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। वो कह रहे थे कि आजकल ये भी कहा जाएगा कि ये टूट गए हैं, ये मंत्री मांग रहे हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष मांग रहे हैं, और हो सकता है कि मेरे हस्ताक्षर से जारी भी हो जाए कि इनको ये पोर्टफोलियो दिया गया। तो हाँ, डिजिटल युग की बात भी की उन्होंने। तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इतना आत्मविश्वास, और उन्होंने एक और ख़ास बात कही जो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा पिछले 14 की बात कर लें हम, या हम बात कर लें 2019 की, उससे ज़्यादा हमें समर्थन दिया है 2024 में। ये बात, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये रेखांकित करने का खेल है। यदि हम देखते हैं सीधे कागज़ पर, तो बीजेपी को 2014 में 283 सीटें, 82 सीटें मिली थी, 19 में 303 मिली थी। एनडीए को मिलाकर जो है 350 से ज़्यादा सीटें, 353 सीटें अभी वो 2019 के समय थी। और अब जो स्थिति है, तो ये अब गठबंधन दलों को लेकर है। अब 293 एनडीए है। तो एनडीए पिछले बार से तो कम हुआ है, लेकिन दक्षिण में के कुछ राज्यों में जहां पर वो नहीं थे, वहां पर कुछ जगह उनने बनाई है निश्चित तौर पर। कुछ और दलों का सहयोग लिया है प्रधानमंत्री ने, और जो पूरे का पूरा इनने, जो प्रधानमंत्री ने जो अभी कह रहे थे, जो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से हस्ताक्षर जारी हो जाएंगे, लेटर चला जाएगा, तो एक जो माहौल खींचा जा रहा था कि नीतीश कुमार फलाना मंत्रालय मांग रहे हैं, या तेदेपे वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि उसको लेकर खींचतान होने वाली है। तो प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे, आप उनके भाव देखिए, चाहे वो एन चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम कैसे काम करते हैं सबको मालूम है, ऐसे कोई डिजिटल कोई हस्ताक्षर से लेटर आ जाए तो उस पर भरोसा मत कीजिए, वेरीफाई कीजिए उसको, तो वो भी मुस्कुरा रहे थे। उनको भी पता है कि क्या रणनीति होने वाली है, क्या किस तरीके की जमावट होने वाली है, क्योंकि जब आप पूर्ण बहुमत में थे तब भी आप गठबंधन के सहयोगी को मंत्रिमंडल दे रहे थे। जब यदि एनडीए को देखते हैं तो एनडीए का फॉर्मेशन हुआ 1998 में, 1998 में। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। आप तब से उन सहयोगियों को लेकर चले आ रहे हैं। 26 साल से वो आपके साथ हैं, आप एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते हैं। आप विपक्ष में रहने के दौरान भी साथ रहे, आप सत्ता पक्ष में भी साथ रहे, जब आप पूर्ण बहुमत थे तब भी आपने उनको नहीं छोड़ा। तो शायद जो एनडीए का फॉर्मेशन करने वाले जो नेता थे, जो रणनीतिकार थे, शायद उन्होंने ये दिन सोच के रखा होगा कि एक दिन ये स्थिति आएगी, देश में फिर गठबंधन सरकार की नौबत आएगी। तो इसलिए वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चले, सबका भरोसा उन्हें बरकरार रखा, और शायद उसी की परिणति है कि यहाँ है। आप यूपीए को देखें, यूपीए बना, 10 साल सरकार चलाई, सरकार गई, यूपीए टूट गया। अब चुनाव जब अभी आए तो इसके पहले उन्होंने एक इंडिया अलायंस बना लिया। लगभग आधे से ज़्यादा लोग वही थे जो उस गठबंधन में थे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने जब एनडीए की बात की है तो उन्हें प्रकाश सिंह बादल को भी याद किया, अकाली दल को, जो अभी उनके साथ नहीं है। उन्हें उन लोगों को भी याद किया जो शुरुआत में एनडीए में हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर उन्हें दरवाजे खुले रखे हैं, जो आना चाहे वो आ सकता है। जो जैसा उन्होंने कहा, उन्हें इस बात पर खुशी जताई कि विपक्ष इस बार मजबूत होकर आया है, संसद में सार्थक बहस हो, राष्ट्र के विरोधी कोई बातें ना की जाए। क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो कहीं ना कहीं देश को, आत्मसम्मान को, देश के सम्मान को, गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो उसको लेकर उन्होंने बात कही कि सदन के अंदर ऐसी कोई बात ना हो, सदन में ग्रेविटी के साथ बात की जाए, अच्छी सार्थक बहस हो, क्योंकि विपक्ष भी संख्या बल में बहुत आया है, वो अपने मुद्दों पर रोक सकता है, अपनी बात कर सकता है। हमने देखा पिछला जो 5 साल था, संसद के अंदर बहस की गरिमा गिरी है। तो अब उस वहाँ पर अच्छे से वो बहस हो, ये कोशिश प्रधानमंत्री की है। और यहाँ एक बड़ी बात और है ब्रजेश जी, जो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मनोज जी इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगे। राहुल गांधी के निखरने का अवसर अब है, यदि वो एलओपी बनते हैं और वाकई में गरिमामय ढंग से वो अपनी बात को सदन में रखते हैं। क्यों मनोज जी, क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पर प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक हमने उसी सत्र में देखा सदन में कि राहुल गांधी ने कैसे आंखें मारी और फिर वो जाके गले मिल लेते हैं। और जो एक मैच्योर था, अभी 2 यात्राएं जब उन्होंने निकाली और 3 राज्यों में पहली यात्रा के बाद हार हुई, तो कहा जा रहा था इस यात्रा ने कोई उनको परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन दूसरी यात्रा के बाद जो सफलता कांग्रेस को मिली है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा योगदान निश्चित तौर पर राहुल गांधी का। और जिस प्रकार से तीखे हमले वो कर रहे हैं, देखिए कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेपीसी की मांग की है, शेयर बाजार के घोटाले का आरोप लगाया है।
ये बात हो रही है कि उन्होंने एक चैनल का नाम लेकर कहा, लेकिन उसके मनोज मालिक जी, को नहीं कहा। बहुत हल्की बात है, उसको तो स्थापित किया ही नहीं जा सकता शेयर नहीं, बाजार लेकिन के बारे एक में। तीखा हमला जरूर हाँ। उन्होंने प्रयास किया है, ये बताने लेकिन का उसमें प्रयास किया मीडिया कि पे सरकार, सवाल दागने से नहीं चूके वो। हाँ ये तो देखिए, आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो अपना अचीवमेंट बताना था उनको, उसमें भी वो मीडिया पर सवाल कर रहे थे और वो कह रहे थे आपको आधी अधूरी आज़ादी मिल गई है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये एक मैं जो खूबी आपको है रोकना उनका। चाहूंगा, बड़ी रोचक बात है वो जो मीडिया वाली जो बात है, जब वो कह रहे थे कि वो बिल्ला मैं दे देता हूँ बीजेपी का, टी शर्ट मैं दे देता हूँ, तो क्या राहुल गांधी खुद बीजेपी का बिल्ला लेकर चलते हैं? जो कमलनाथ की स्थिति थी कि वो झंडा बदल कर रहे थे, तो क्या राहुल गांधी के भी मन में ऐसा कुछ था कि वो बीजेपी का बिल्ला अपने घर में रख के चल रहे ये हैं? निश्चित तौर पर बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो सवाल ही कई पूरा सारे नहीं सुनते, सबसे कई बड़ी सारे दिलचस्प तो कहा ये बात जाता है कि फूल छाप कांग्रेसी जिनको कहा जी। जाता है, लेकिन राहुल गांधी को उसमें रख नहीं सकते। लेकिन जो आपने कहा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उस पर सोचना चाहिए। लेकिन जो आपने जिक्र किया राहुल गांधी का भी, तो अगर वो एलओपी बन जाते हैं तो दो चीज़ें तो कम से कम करना पड़ेगी उनको कि सदन में पूरे समय उपस्थित रहें। पिछले 2-3 बार का उनका रिकॉर्ड देखिए, वो ना पूरे समय सदन में रहते हैं ना कोई सवाल पूछते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में वो कोई प्रभावशाली भूमिका में नहीं रहे। उस दौर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बड़े पदों पर भी रहे हैं, और नहीं होने के बाद भी कांग्रेस को वही चला रहे हैं एक तरीके से। तो ऐसी स्थिति में अगर वो एलओपी बनते हैं तो एक तो उनको सदन में पूरा समय देना चाहिए होगा, पूरी उनको बहस में हिस्सा लेना चाहिए होगा, प्रश्न लगाने चाहिए। और चलिए, आज प्रधानमंत्री बिल्कुल, उन पर मतलब निशाना साधा है, आरोप लेकिन छू के भागने के बजाय उसके बिल्कुल। प्रमाण सदन में प्रस्तुत करने बिल्कुल। चाहिए और तीखी बहस करनी तीखी चाहिए। और बहस करें, गंभीरता के साथ पूरे- बहस करनी पूरे चाहिए। समय उसको रुकना चाहिए। देखिए आज भी जो भाषण की बात करें नरेंद्र मोदी के, वो पिछली कार्यकाल तक 47 की बात कर रहे थे, लेकिन आज भी उन्होंने कहा अगले 10 साल में ये करेंगे विकास। यानी वो एक संदेश दे रहे हैं कांग्रेस और बाकी साथियों को कि ये गठबंधन की सरकार, आप अगर सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, सरकार खतरे में जाएगी। क्योंकि देखिए आज ही दिल्ली में कमलनाथ सोनिया गांधी से मिले हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं साधूंगा, ना नीतीश कुमार से बात करूंगा, ना चंद्रबाबू नायडू से बात करूंगा, जिनको बात करना होगी वो कर लेंगे। तो ये भी एक बड़ा संकेत छुपा है, क्योंकि कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री रहे, फ्लोर मैनेजमेंट उनका अच्छा रहा है, तमाम सारे दलों में उनके मित्र रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ बताती है कि वो भी स्थितियाँ भांप रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी भांप रहा है स्थितियाँ। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद हम ये देखेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन इस भाषण और इस सरकार के बाद क्या उतना वो यूनाइटेड रह पाता है, क्योंकि अभी से खबरें आने लगी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज़ उठने लगी है। गोपाल राय जो उनके मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। तो अभी आप सोचिए, परिणाम आए तो अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ये परिस्थितियाँ इंडिया गठबंधन में बन रही हैं। दूसरा है कि आज 2 संदेश हो रहे हैं। देखिए आप, प्रधानमंत्री वहाँ से संसद से निकलते हैं और सीधे लालकृष्ण आडवाणी के पास जाते हैं। जो प्रभु जी ने कहा कि वो पुराने साथी बादल को याद करते हैं, सबको करते हैं, और जो मौजूदा है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वो सबसे पहले अपने पुराने जो पितृपुरुष है बीजेपी के जो मौजूदा, वो उनके पास जाते हैं। इसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी के यहाँ भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो इसमें जो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता, माफ कीजिए बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता या हार्डकोर नाराज जो कार्यकर्ता, उनके लिए भी एक मैसेज छिपा है कि मोदी को आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, पुराने जो दल के सम्मानित लोग उनके लिए सम्मान है। और दूसरा एक है, जिस गठबंधन सरकार में पावरफुल भूमिका में उप मुख्यमंत्री रहे आडवाणी, उनके नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध हैं, उनके चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छे संबंध हैं। तो ये हो सकता है एक संकेत भी है कि अगली बार जब कोई ऐसी स्थिति फंसती है तो हो सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी पर्दे के पीछे से संकट मोचन की मैं जरा सा हस्तक्षेप करूंगा मनोज जी। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, उमा भारती के पक्ष में पार्टी के बहुत सारे लोग लामबंद हो रहे थे। बिल्कुल। बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, थोड़े बहुत उनके भी समर्थक हो सकते थे। शिवराज सिंह यहाँ पर नए थे, हालांकि कुछ कार्यकाल, हाँ कुछ नया कुछ कार्यकाल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन वैसा उनके पास समर्थन नहीं था क्योंकि उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो शिवराज सिंह ने सबसे पहले यही काम किया था, उनने सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके यहाँ हर महीने हाजिरी बजाना शुरू किया। हर मौके पर कोई भी बीजेपी की बैठक होती थी या कोई अवसर होता था, कहीं विरोध की संभावना होती थी या बीजेपी के तमाम नेता विधायक कार्यकर्ता जुटते थे, बड़े पदाधिकारी, तो वहाँ पर सुंदरलाल पटवा कैलाश जोशी को मंच पर वो बैठाते थे। तो ये वो नेता थे जिनके सामने किसी के भी विरोध करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वो व्यक्ति हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था एनडीए के फाउंडर मेंबर हैं। बिल्कुल। यदि वो कहते हैं, किसी को आश्वासन देते हैं कि मेरी गारंटी है आपके साथ दगाबाजी नहीं होगी, तो वो रुक जाएगा यहाँ पर क्योंकि उसको सरकार में रहना है। तो शायद एक कारण ये भी है कि आज वो दोनों नेताओं के पास गए और ये संदेश देने की कोशिश की कि एनडीए के सर्वे सर्वा जो है, जिनने एनडीए बनाया था, क्योंकि जब इन्होंने एनडीए बनाया था नीतीश
फडणवीस भी उनके साथ थे, चंद्रबाबू नायडू भी थे, तमाम लोग, ज़्यादातर लोग वही थे। तो वो उनको लेकर अब वो जो है सामने, वो फिर पर्दे के पीछे नहीं, अब वो पर्दे के सामने भी महत्वपूर्ण मौक़ों पर मंच पर दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो वही एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 10 साल की हमने बात की, इन दोनों नेताओं की बात की, आप देखिए मैसेज मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कही दी और दिल्ली में भी कही दे रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, लग रहा है आपको कि ये जो मैसेज आज उन्होंने दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कहा कि आपने 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अगले 5 साल और रहेंगे, वो जो बचे हुए काम आप उसको पूरा कीजिए। तो जो खबरें आ रही थी कि ये फलां मुद्दा है, ये मुद्दा है, इस पे कुछ दिक्कत आ सकती है, केसी त्यागी का अग्निवीर योजना को लेकर जो बयान है, उसके बाद शायद कुछ धुंध छटी। और एक आज ही जेडीयू के एक बड़े नेता को आज सस्पेंड भी किया गया कि कहा जा रहा है कि गठबंधन के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी। देखिए, अग्निवीर को लेकर तो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जैसे राम मंदिर को लेकर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि राम साथ नहीं है। अग्निवीर वही योजना है जो कई देशों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में चल रही हैं, और ये समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि कल के दिन कोई युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं या कोई ऐसी स्थिति होती है, आपदा की स्थिति होती है, तो आपके पास ट्रेंड लोग होने चाहिए। और युवाओं को मिलिट्री की शिक्षा देना, एनसीसी जैसे, एनएसएस जैसे संगठन भी है, अनुशासन भी आता है उनकी ज़िंदगी में। और जब इंग्लैंड जैसे देश ने अपने यहाँ चुनाव की घोषणा में सुनक ने कहा दिया, ऋषि सुनक ने, अगर सरकार बनी तो 5 साल तक हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। तो उससे क्या होता है कि एक अनुशासन के साथ नई जमात तैयार होती है, और जब ये 4 साल में डिग्री भी लेंगे वो, और 4 साल बाद जब आएंगे उनके हाथ में कुछ पैसे भी होंगे, फंड होंगे, उसके बाद जो नौकरी करना चाहे, रोजगार करना चाहे, वो कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह की स्कीम है जो नई चीज़ धीरे धीरे ऑब्जर्व होती है। समाज में देखना चाहते हैं प्रभु जी कि एक अनुशासन होना चाहिए। हम देखते हैं लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, उसमें अलग अलग चीज़ें, परिवार में भी एक अनुशासन आता है जी। मिलिट्री के परिवार में आप जाकर बैठोगे तो आपको बच्चों में अनुशासन दिखेगा, हर चीज़ में अनुशासन दिखेगा, पूरा घर में। तो ये भी फायदेमंद है, नुकसानदायक होती। तो हिमाचल में तो पूरे सैनिक ज़्यादातर, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जहाँ कहा जाता है कि हर परिवार में भीड़ क्यों लग रही है? यदि ये नुकसानदायक होती तो युवक क्यों आ रहे हैं उसको पाने के लिए? निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि इसके कुछ तो उसके हाथ में पूंजी आएगी, कुछ उसको सीखने को मिलेगा, ये स्थितियाँ हैं। और ऐसा नहीं कि 4 साल में सबको बाहर कर देंगे आप, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोटा फिक्स किया जा रहा है पुलिस में, अर्धसैनिक बलों और सेना में भी वो चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ पोस्ट रहेंगी उनके लिए भी। लेकिन इस बार एक और चीज़ खास देखी है कि जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि किस तरह से राहुल गांधी पर खासकर हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो क्या बदलाव होंगे, क्या वो गंभीरता से वैसा करेंगे। उनकी गंभीरता पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक वो हैं विपक्ष में जो अपने प्रधानमंत्री का अपमान कर देते हैं, उनका फैसला फाड़ कर फेंक देते हैं। तो ये इसके क्या मायने हैं कि अब भी राहुल गांधी बनाम मोदी में चलता रहेगा? प्रभु जी देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी इसी चुनाव के परिणाम के यदि हम विश्लेषण करें तो छोटे दलों से जब वो लड़ने जाएगी बीजेपी तो नुकसान उसको होगा, क्योंकि छोटे दल जातिवादी राजनीति करते हैं। कांग्रेस एक 137 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को सामने रखकर आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात होती है, जनता उस पर आने पर आपको तोलती है, आपको आकलन करने के लिए, बताने के लिए भी है कि 60 साल की सरकार में उनने ये किया, 60 साल में उनने ये नहीं किया, हमने ये किया। तो निश्चित तौर पर वो वहाँ पे जो वो सब करने के लिए उनके पास स्थितियाँ होती हैं, इसलिए वो राहुल गांधी को फोकस करते हैं। और इस गांधी परिवार के साथ एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि इस परिवार के पीछे देश में लोगों का जुड़ाव काफ़ी हद तक है। तो निश्चित तौर पर आप उससे लड़ना चाहेंगे जो बराबरी का हो, जिससे लड़ने पर आपको जीतने का ज़्यादा श्रेय मिले, तो वो इसकी कोशिश है। लेकिन राहुल गांधी के जहाँ तक नजरिए की बात है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी आगे भी उनको निशाने पर रखेंगे। और जैसा भी मनोज जी कह रहे थे, राहुल गांधी यदि नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनको अपने आप में बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा। उनको मीडिया के प्रति जो उनका व्यवहार जो उन्हें पैदा कर लिया है उसको खत्म करना होगा, पूर्वाग्रह से जो कैसे तो उसको खत्म करना होगा, क्योंकि मीडिया वो है फोरम है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मीडिया किसी से बंधा नहीं है। यूपीए की सरकार थी तो यही मीडिया पूरा उस सरकार का गुणगान करता था, क्योंकि सरकार जब होती है तो आप बहुत सारे काम करते हैं, विपक्ष के पास अवसर कम होते हैं काम करने के, बताने के। आप दिन भर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो दिन भर में 10-12 काम करता है, आपको बार बार चीज़ें आएंगी, वो ज़्यादा हाईलाइट होंगी, ज़्यादा वो दिखेंगी। तो इस चीज़ों को उनको समझना होगा। दूसरा, उनको अपने आप अध्ययनशीलता बढ़ानी होगी, मुद्दों की समझ पैदा करनी होगी। अपने आसपास के जो उनके आसपास का जो एक सर्किल है, उस सर्किल में उनको ऐसे लोगों को रखना होगा जो संसदीय ज्ञान के पुरोधा हों, जो सिखा सकें। ऐसा नहीं लगता आपको कि वो सिर्फ उद्योगपतियों के मामले में मास्टर बन गए, बाकी जमीनी मुद्दे हों चाहे महंगाई, वो उतनी से नहीं उठाते सदन के अंदर? उद्योगपति में वो अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। मैंने वही कहा शुरू में, छिछले आरोप लगाने से बचे, वो आए तो प्रमाण के साथ आए।
क्योंकि जो एक बात हो रही कि आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, क्योंकि आप नौकरी की बात कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी आप खुद घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे। इसका मतलब आपको पता है 30 लाख पद ही खाली हैं देश में, लेकिन बेरोजगार युवाओं की संख्या करोड़ों में है। उनके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको वेल्थ क्रिएटर्स जो हैं, अगर उद्योगपतियों को आप बढ़ावा नहीं देंगे, और ये कोई नई परंपरा नहीं, आप देख लीजिए कि गांधी जी के ज़माने से आज़ादी के आंदोलन में इस देश में जो बिजनेसमैन है, चाहे वो बजाज घराना हो, चाहे बिरला घराना हो, जिस टाटा ने भी बहुत योगदान रहा। तो जो ये घराने हैं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्या कम योगदान दिया है? क्या इनकी कुछ कमी थी? या बाद में जो लोग बिजनेस में हैं, जो करोड़ों रुपए का जिनको जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो अपने युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, वो लोग कौन है? वो लोग वही है ना कि आप देखिए इस देश में टाटा ने पहली महिला इंजीनियर को नौकरी दी थी, सुधा कृष्णमूर्ति को। तो ऐसे लोगों को जब आप हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि आप जॉब कहाँ से लाएंगे? आप अगर राजीव गांधी भी ये सोच लेते कि कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है इस देश को, तो आज हम देश जो अब जहाँ खड़े हैं हम, तो उसकी बात कर रहे होते, शायद नहीं कर रहे। तो दुनिया के तमाम सारे देशों की तरह हमारे भी हाल होते हैं कि आज अगर हम बात करें कि अमेरिका में चले जाएं, आईटी के सेक्टर में जो दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बच रहा है, तो एक बहुत बड़ा योगदान राजीव गांधी का। रिलायंस या अडानी का उद्भव कब हुआ है? कांग्रेस शासन कालों में हुआ है, उसी दौरान ये आगे बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर उनको चीज़ को समझना चाहिए। उनके तो डाइनिंग टेबल की फोटो है धीरू भाई अंबानी के साथ, पूरे परिवार के साथ। तो इस तरीके के आरोपों से बचना चाहिए उनको। यदि आए तो प्रमाण के साथ आए, गंभीरता से आए, अच्छे आए। यहीं कोई गलती है तो बताना विपक्ष का धर्म है, और उसको मैंडेट भी विपक्ष को इसीलिए मिलता है कि वो सरकार की कमजोरियों को सामने लाए, जिससे सुधार होता है। और निश्चित तौर पर ये वो बेहतर यदि प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले समय में जो है अगला चुनाव, यदि हम कहें 2029 का, तो और बेहतर चुनाव होगा, मुकाबला अच्छा होगा। जिसका बेहतर काम होगा जनता उसको वोट देगी और वो सरकार में आ सकता है। और एक और चीज़ भी है ना, जिक्र किया था कि जिस उम्र के जिस पड़ाव पे वो आ गए, 54-55 साल के हो गए राहुल गांधी, तो अब आप उनसे एक तो युवा नेता की उम्मीद ना करें, तो एक मेच्योरिटी आपको। लेकिन राजनीति में तो कितना भी, लेकिन अगर आप 20 साल सांसद रह लिए, ये आपका नया टर्न है, 25 साल के आप सांसद होने जा रहे हैं, उसके बाद अगर मेच्योरिटी नहीं है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे पदों पर रहें। और जो प्रभु जी ने कहा, आपकी अध्ययनशीलता ना बढ़े तो आप कम से कम आसपास ऐसे लोग रख लें जो आपको सोच विचार के आपको बताएं कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन एक जो जिक्र आपने किया था कि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसमें जिक्र ये भी करना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन, यदि पश्चिम बंगाल से किस तरह की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से किस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई पार्टी के अंदर ही उन लोगों ने क्या सौदेबाजी कर ली है ममता बनर्जी से, या यहाँ पे अखिलेश यादव से कुछ साँठगांठ हो गई है लोगों की। तो ये भी तो एक अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से चाल चेहरे की बात करता है, अनुशासन रखता है उसके संगठन में, जो संगठन में एक लगाम कसी जाती है, वो कहीं ढीली पड़ गई क्या 10 सालों? देखिए दोनों चीज़ें ब्रजेश जी, आप देखिए खबरें तो ये भी आ रही है कि अजीत गुट के कुछ विधायक संपर्क में, उद्धव के, खबरें आ रही कि एकनाथ शिंदे के कुछ सांसद उनके संपर्क में, क्योंकि ये मामला ऐसा क्रूशियल है कि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ नहीं है। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि दो बड़े दल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो कभी भी अगर सरकते हैं तो ये गठबंधन दरक सकता है। तो कई बार होता है कि प्लांटेड खबरें भी, जैसे आज जो मोदी ने कहा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं ना कि आप हो सकता है मेरे हस्ताक्षर से कोई ऐसा आदेश आ जाए। तो ये सारी वो खबरें, मैंने जैसे कहा कि जैसे ये शपथ ग्रहण हो जाएगा और संख्या बल जब सदन में मैं आपको बताऊं कि जब जाएगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एनडीए कम से कम 300 प्लस की सूची राष्ट्रपति को सौंपेगा कि ये हमारे गठबंधन के 292-93 लोग हैं, इसके अलावा इन्हीं लोगों ने हमको समर्थन दिया है। ये आप तय मान कर चलिए। और ये जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा, महीनों दर महीने ये संख्या बढ़ती जाएगी। और उस खेमे में भी चल रहा है, एक निर्दलीय विधायक ने आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जाकर अपना समर्थन दे दिया है कि हम आई की सरकार बनती उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार नहीं बनी तो कोई गारंटी कल को, क्योंकि हमने तो इस मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें कि जब कमलनाथ का इस्तीफा नहीं हुआ था, तो जिस प्रदीप जायसवाल को उन्होंने मंत्री बनाया था निर्दलीय जीतने के बाद, वो प्रदीप जायसवाल का सबसे पहला बयान आता है कि मेरे क्षेत्र की जनता चाहती कि मैं विकास करना है तो मैं सरकार के साथ रहूं। और वो कमलनाथ के इस्तीफे के पहले अपना समर्थन बीजेपी को दे देते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि सरकार के साथ हर व्यक्ति रहना चाहता है, हर सांसद रहना चाहता है। निर्दलीय को तो पता है ना कि वो कैसे जीता, उसके पास बचा क्या है। अगर उसको क्षेत्र में डेवलपमेंट कराना है, क्योंकि राज्य में उसकी सरकार नहीं है, शहर में उसका मेयर नहीं है, गली में उसका पार्षद नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कैसे कराएगा? तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कई बदलाव आएंगे, बहुत कुछ होगा। अभी आगे जो कुछ होता रहेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हमारी नज़र है। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।